माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारी होगी थ्योरी वाली क्लास। जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं थ्योरी को, आपका ब्रिटिश लिटरेचर को, इन सबको साथ में लेके चलूँगी। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म के बाद की क्लास को, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। जब हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे थे तो हमें पता है कि धीरे धीरे शिफ्ट आएगा और उसके बाद हम बात करने लग जाएंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। आप कई बार देखोगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लिखा होता है, कई जगह पे आप देखोगे कि डीकंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, डीकंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, लेकिन इसका मतलब सेम ही है नियरली। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि डीकंस्ट्रक्शन के बाद हमारा नई जो एरा आती है पोस्ट मॉडर्निज्म, वो कैसे आएगी, फिर मॉडर्निज्म कैसे आएगी। तो देखो, इसी चीज़ को स्ट्रक्चरलिज्म में जो बातें कही गई थी उसी के कहीं ना कहीं अपोजिट में डीकंस्ट्रक्शन बात करता है, और उसी के अपोजिट में कहीं ना कहीं हमारी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बात करती है। इसीलिए हमने इसको वर्सेस में लिख दिया है, ये दोनों, इसीलिए हमने इसको स्लैश में लिख दिया नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही कहीं ना कहीं सेम है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इसके बारे में, इसका इंट्रोडक्शन। तो ताकि हम जो नेक्स्ट क्लासेस करेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे मिकेल फुको की, हम बात करेंगे डेरिडा की, वहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। एंड आई रियली होप कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नोट्स की वजह से आपको एक क्रोनोलॉजी मिलती चलती है कि पहले ये हुआ, उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म आया, फॉर्मलिज्म आया आपका, फिर आपके बाद स्ट्रक्चरलिज्म में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, फिर आप देखोगे कि मॉडर्निज्म आ रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म आ रहा है आपके पास। नई नई अप्रोच आएगी आपके पास, यहाँ पे एनालिटिकल क्रिटिसिज्म भी आएगा आपके पास, फिर से रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आएंगी, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, किस तरीके से फिर धीरे धीरे होते होते वो फिर हमारा पोस्ट कॉलोनियल जो हमारा होता है, पोको का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने एक नोट्स प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि नोट्स में क्या होगा, आपको सीक्वेंस रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा कि कैसी कैसी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ऑल राइट। तो जब हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे थे तब हमने बात करी थी, अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तब हमने बात करी थी कि सिर्फ एक वॉइस होती है, राइट। हमने बात करी थी एक वॉइस होती है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है हमारा। तो उन्हीं सब चीज़ों के बिल्कुल ही अपोजिट में हमारी बात करेगी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। अब हम बात करते हैं कि हमारा आ गया है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है हमारा, ये हमारा मल्टीपल वॉइसेस की बात करता है। अब आप मल्टीपल वॉइसेस जब आप सुन रहे हो तब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि रोलैंड बार्थ्स जो है उन्होंने भी सेम बात करी हुई है अपने वर्क्स में। हमारे जो मिखाइल बाख्तिन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी एक ही बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब हम बात कर रहे थे, तो हमें पता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, कि किस तरीके से, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे कि डेथ ऑफ द ऑथर है, उसमें उन्होंने बात करी है कि जो वर्क है वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट हो सकते हैं। इसको छोड़ के हमने एक और बात करी थी, रीडरली और राइटरली कॉन्सेप्ट की भी बात करी थी। और जब हम बात कर रहे थे मिखाइल बाख्तिन की, तब आप यहाँ पे देखो, हमने बात करी थी डायलॉजिज्म की, राइट। डायलॉजिज्म क्या होता है, पॉलीफनी क्या होती है, इसमें आप देखो हमने क्या कहा था, मल्टीपल ऑथरशिप की हमने बात करी थी, हमने यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज की बात करी थी, कि मल्टीपल वॉइसेस होती हैं, किसी भी एक टेक्स्ट में मल्टीपल वॉइसेस हो सकती हैं। और उसी चीज़ की बात हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म करता है, इसीलिए हम रोलैंड बार्थ्स को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कंसिडर करते हैं। मल्टीपल वॉइसेस होती है। अब जब हम डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, मैंने बोला ये टर्म दोनों लगभग लगभग एक जैसी हैं, लेकिन इसमें अलग पर्सन इंक्लूड होते हैं, इसमें अलग होते हैं। इसमें हम डीकंस्ट्रक्शन की जब भी आपसे बात होगी, अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है डीकंस्ट्रक्शन की, तो हमेशा ही आपको यहाँ पे डेरिडा का नाम लिखना है, ठीक है। क्योंकि जो डेरिडा है, जैक्स डेरिडा, उन्हें हम डीकंस्ट्रक्शन में कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से इनकी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग मानी जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये स्टार्ट कब हुआ था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी हमारी फ्रांस में, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग हमारी हुई थी, स्टार्टेड जो था ये हुआ था हमारा फ्रांस में, ये स्टार्ट हुआ था, और बाद में धीरे धीरे जो ये है स्प्रेड हो गया, और स्प्रेड होकर ये हर जगह पे, मतलब कि हमारा यूरोप में फैल गया। और इसका टाइम पर लगभग लगभग हमारा हम रखते हैं 1950s का, 1960s का, ये दो टाइम पर हम इसको कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें लगभग लगभग सेम है, अपोजिट है। स्ट्रक्चरलिज्म के रोल एंड बार्थ इसमें आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे अगर नाम लिख दूँ कौन कौन से इसमें मेन पर्सन हैं, तो हम इसमें रोल एंड बार्थ को रखते हैं, ठीक है। रोल एंड बार्थ को रखते हैं, हम इसमें रखते हैं डेरिडा को, क्योंकि अगर आपसे पेपर में आते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन में कौन कौन से आते हैं, तो फिर आप इन सब तीनों के नाम को मैच कर सकते हो। इसमें आपके पास मिकेल फूको है। मिकेल फूको एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ की कहीं ना कहीं एक चीज़ को क्वाइन आउट किया, जैसे कि इन्होंने बोला है पेनॉप्टिसिज्म। पेनॉप्टिसिज्म मतलब होता है जहाँ पे आप एक सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर में रहते हो, इस तरीके की एक फीलिंग, ये सब इसमें आ जाएंगे।
अब मैं एक नेक्स्ट स्लाइड लूँगी क्योंकि वहाँ पे मैं आपको दोनों ही वर्सेस में करके समझाऊंगी, तभी वो बेहतर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि एक एक करूँगी तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, ये अगर मैं बोलूँ ये हमारा स्ट्रक्चरलिज्म था, और अगर मैं बोलूँ ये हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, तो स्ट्रक्चरलिज्म किसकी बात करता था कि हर एक चीज़ है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं किसी एक स्ट्रक्चर से बिलोंग करती है। राइट, हमने इसी की बात करी थी, हाँ या ना, बताओ, आप खुद सोचो, हमने यही बात करी थी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है, या ये कहता है कि देयर इज़ नो स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब आप देखो, जो चीज़ ये बोलेगा वो बिल्कुल उसकी अपोजिट बात कर देगा। स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या बोला था कि जो मीनिंग है, किसी भी टेक्स्ट की जो मीनिंग होती है वो कहाँ होती है, उसके स्ट्रक्चर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी सोनेट समझना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक बड़े, जो हमारा एक बड़ा जॉनरा होता है, जिस बड़े पार्ट का वो एक हिस्सा है, मतलब ये हमारा सोनेट हो गया। तो अगर आप कोई XYZ चीज़ है जो इस पैटर्न में लिखी गई है, तो उसके लिए पहले आपको सोनेट समझना पड़ेगा। मतलब मीनिंग कहाँ है, मीनिंग उसके स्ट्रक्चर में लाइज होती है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या बोलता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है कि मीनिंग क्या है, कहीं पर भी लोकेटेड नहीं है, मीनिंग कहीं पर भी लोकेटेड नहीं है, क्योंकि मीनिंग है ही नहीं। यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है कि सिर्फ एक मीनिंग होती है। राइट, हमने ये बात करी हुई थी कि इसमें सिर्फ एक मीनिंग होती है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है कि यहाँ पे कोई भी फिक्स मीनिंग नहीं है, यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी फिक्स मीनिंग नहीं है। यहाँ पे जो पीपल है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बोला कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, मतलब कि इसका कोई भी एक फिक्स मीनिंग नहीं है कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो उसको एग्जैक्टली उस वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मैंने आपको बोला रोज़, ठीक है, मैंने आपको बोला रोज़। अब रोज़ सुनते ही आपके माइंड में कौन सा रोज़ आया? हो सकता है आपके माइंड में येलो रोज़ आया हो, किसी के माइंड में पिंक रोज़ आया हो, किसी के में रेड रोज़ आया हो, या फिर किसी के में ब्लैक रोज़ आया हो। मैंने सिर्फ आपको बोला रोज़, लेकिन हो सकता है अलग अलग। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि येलो रोज़ में कैसा हो सकता है, किसी के में सिर्फ बड आया हो छोटा सा, किसी के में बिल्कुल ही बड़ा सा फ्लावर आ गया पूरा जो अच्छे से ब्लूम हो चुका है। हो सकता है किसी के में सिर्फ पेटल्स आए हों, हो सकता है किसी के में बुक में रखा येलो रोज़ आया हो। तो मेरा कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ मैंने बोली है उसका कोई भी एक फ़िक्स मीनिंग नहीं है। मैं, मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसको एग्जैक्टली मैं आपके माइंड में नहीं कर सकती कि एग्जैक्टली मेरा यही मतलब था, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो, उसके बाद वो जो मीनिंग है वो पोस्टपोन होती चली जाएंगी। हमारा स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है, स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है बाइनरी की। याद आ रहा है आपको, हमने बात करी थी बाइनरी अपोजिशंस की। मैं अभी हाँ आपको दिखा भी देती हूँ। हमने बात करी थी बाइनरी अपोजिशन की। कोई भी चीज़ समझनी है, जैसे कि मेन समझना है, तो हमें विमेन को भी समझना पड़ेगा। हम इसको हमेशा वर्सेस में रखते हैं, आगे वाले को हम हमेशा ही ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं। आप कभी भी सोच के देखो, हम बोलते हैं मेन वर्सेस विमेन, हम बोलते हैं वाइट एंड ब्लैक, हम बोलते हैं डे वर्सेस नाइट। तो जब हम पहले वाला जो चीज़ रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बोला डे एंड नाइट, तो साफ साफ दिख रहा है कि हमने डे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, मेन वेमेन, मेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक को हमने कम छोड़ के हमने क्या किया, वाइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ब्लैक को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बाइनरी अपोजिशन किसकी बात करता है, एक को हमेशा ही प्रिविलेज दे देता है और दूसरा वाला जो है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है। इसकी बात करता है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म। लेकिन हमारा जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो इसकी बात नहीं करता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो बाइनरीज़ को, बाइनरी अपोजिशन जो भी चीज़ें हैं हमारी, बाइनरीज़ जो है उनको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, उनको रिजेक्ट कर देता है। ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तुम ये करते हो, बाइनरी अपोजिशन करते हो, तो तुम क्या कर रहे हो, एक को प्रिविलेज दे रहे हो। किसी भी चीज़ में हो सकता है, गुड वर्सेस बैड, आपने गुड को कह दिया ये अच्छा है, और इसीलिए आपने वर्सेस में बैड लगा दिया, आपने वाइट वर्सेस ब्लैक कर दिया, क्योंकि एक चीज़ अच्छी है एक चीज़ बुरी है। तो क्या है कि आप एक चीज़ को फोकस में ला रहे हो। फिर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या बात करता है, स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है सेंटर की, कि हर जगह एक सेंटर है। जो भी चीज़ें हैं वो एक सेंटर के अराउंड रिवॉल्व होती हैं, ये एक सेंटर है। जो चीज़ें सेंटर के यहाँ यहाँ पे है हमने उसको इम्पोर्टेंस दी, जो सेंटर के यहाँ पे है, अगर बाहर है, मार्जिन से बाहर है, तो हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी।
लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या बात करता है, ये बात करता है देयर इज़ नो सेंटर, कि यहाँ पे कोई भी सेंटर नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेंटर नहीं है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कोई कहीं पर भी हो, यहाँ पे डिस्टेंस से आप ये नहीं बताओगे कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंटर ही नहीं है, हर एक चीज़ अपने आप में ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और आगे बात करें, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिखना चाहूँगी क्योंकि पेज ही हमारा यहाँ पे फुल हो चुका है। इसमें इन्होंने थोड़ी सी और बात करी है, जैसे कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो आप उसमें एक स्ट्रक्चर ढूंढते हो, ठीक है, जिस स्ट्रक्चर पे वो बुक लिखी गई है। लेकिन जब आप डीकंस्ट्रक्शन में किसी बुक को पढ़ते हो, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में किसी बुक को पढ़ते हो, तब आप उस हायरार्की को रिवर्स कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे आप उन चीज़ों को रिवर्स कर देते हो। अगर ये बोला है कि गुड एंड बैड की बात करी गई है, तो वो उस हायरार्की को रिवर्स कर देगा और बैड में भी कहीं ना कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ उसको एक स्ट्रक्चर में फिट करने की कोशिश करेगा कि ये एक चीज़ है, ये एक बिगर स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकती है, और वो उस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेगा। जब हम बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आपके पास एक एग्जाम्पल आता है जो है आपका फेडरिक का, ठीक है। फेडरिक का एक एग्जाम्पल आता है, फेडरिक नीत्शे का, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है गॉड इज़ डेड। उन्होंने बोला गॉड इज़ डेड। जब यहाँ पे गॉड नहीं है तो यहाँ पे कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म क्या बात करता है, ये एक सेंटर है, ये गुड चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ यहाँ है वो बेहतर है, जो चीज़ें यहाँ हैं वो बैड है, मतलब जो सेंटर से दूर है वो बैड है। लेकिन इन्होंने बोला कि गॉड इज़ डेड। अब तुम्हें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ें गॉड की नज़र में अच्छी है या नहीं है, तो उन चीज़ों को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो टोटली रिजेक्ट कर देता है। तो आई रियली होप कि ये चीज़ें आपको सही से समझ में आ गई होंगी कि किसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म किस तरीके से डिफरेंट है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है कि मीनिंग क्या है स्ट्रक्चर्स में होती है, ये बोलता है कि मीनिंग को आप लोकेट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं होती है, फिक्स्ड मीनिंग यहाँ पर नहीं है। मैंने क्रॉस लगा रखा है, यहाँ पे एक मीनिंग की बात करता है। स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है बाइनरी अपोजिशन की, ये बाइनरी अपोजिशन को रिजेक्ट कर देता है हमारा जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है सेंटर की, और डीकंस्ट्रक्शन या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है कि कोई भी सेंटर नहीं है, यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है, हर एक चीज़ जो है वो उसे हायरार्की को हमें रिवर्स करने की ज़रूरत है। तो आई रियली होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम आज की क्लास में और करने वाले हैं जो है हमारे मिकेल फूको, क्योंकि फूको इंपॉर्टेंट है और फूको जो है वो हमारे आते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, इसीलिए मैं उनको आज की क्लास में कवर करूँगी। जब हम बात करते हैं फूको की, 1 सेकेंड, जब हम बात करते हैं मिकेल फूको की, तब आपको उनके कुछ तब आपको, ये बहुत गंदा हो गया, मुझे दोबारा से लिखने दो, 1 सेकेंड। मिकेल फूको, जब हम फूको की बात करते हैं तब आपको उनके कुछ वर्क्स का पता होना चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे वर्क मैं लिखवाऊंगी और आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जब हम बात करते हैं फूको की, आपको इनका एक वर्क याद रखना है जिसका नाम है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। इसकी डेट है 1961। नेक्स्ट इनका वर्क है जिसका नाम है बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये था इनका 1963। नेक्स्ट वर्क है इनका ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये था आई थिंक या 1966। नेक्स्ट है इनका डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट पनिश लिखो बस इसको, बर्थ ऑफ प्रिजन। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फूको है वो होमोसेक्सुअल थे, आपको पता होगा, और उनके फादर एक सर्जन थे, तो कहीं ना कहीं उनके जो वर्क्स हैं वो देखो क्लिनिक्स पे जाएंगे, क्योंकि उनके फादर सर्जन थे, तो उनको स्टार्टिंग से उन चीज़ों की नॉलेज है, उस बैकग्राउंड में ये रहे हैं, तो उन चीज़ों की बात। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये वर्क इनका इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, तो इसका डेट एंड नाम आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखा है, 1976 है। लास्ट जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये था 1969 में। ये कुछ इनके वर्क्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, इनको रट लेना, क्योंकि आपको ज़्यादा वर्क्स नहीं रटने हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रटने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही रट डालो उन चीज़ों को, बस हाँ इतना थोड़ा बहुत आपको पता हो कि
जैसे फूको हैं, तो अगर आपको उनका बैकग्राउंड पता है कि फूको जो है वो उनके फादर एक सर्जन थे या फिर ये एक होमोसेक्सुअल थे, इनके फादर ने इनको कहीं ना कहीं एक बार साइकेट्रिस्ट के पास भी सेंड किया था, भेजा था कि इनका ट्रीटमेंट हो जाए। बाद में एक लीडिंग फिलोसोफर भी बन गए थे। तो जब आपको इनका बैकग्राउंड पता होगा तो आप इनके वर्क्स को, जैसे कि मैडनेस की बात है, यहाँ पे क्लिनिक की बात है, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट की बात है, प्रिजन की बात है, सेक्सुअलिटी की बात है, तो वो चीज़ें आप रिलेट कर लेते हो कि हाँ ठीक है, इनका बैकग्राउंड ऐसा था तो ये वर्क इनके हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ थ्योरीज़ की, आखिर उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है। मैं एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ कि जो फूको है वो एक होमोसेक्सुअल थे। तो इससे थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप इनके वर्क्स को पढ़ोगे, क्योंकि आपको इनका बैकग्राउंड पता होगा। इनके फादर एक सर्जन थे, और ये एक बाद में फ़िलासफ़र भी बन गए थे। तो फ़िलासफ़र, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम इनके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि फूको ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं या फिर जो आपको पढ़ के जाने हैं पेपर में। तो पहला है जो इनका कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है इनका थ्योरी ऑफ मैडनेस की बात इन्होंने करी है। थ्योरी ऑफ मैडनेस में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि किस तरीके पे जो मैड पर्सन उनको किस तरीके से अब ट्रीट किया जाता है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम पे, जब जिस टाइम पे ये थे उस टाइम पे उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, और किस तरीके से उनको रेनेसा टाइम पे ट्रीट करते थे, रेनेसा टाइम पीरियड पे उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, उसकी बात करी है। इन्होंने बोला कि रेनेसा टाइम पे जब कोई भी पर्सन मैड मान लेते थे कि ठीक है वो थ्रेट हो सकता है सोसाइटी के लिए, लेकिन फिर भी लोग क्या सोचते थे, लोग ये बात समझते थे कि उस मैड पर्सन के पास कोई ना कोई विजडम है, ठीक है, उसके पास कोई ना कोई विजडम है, वो थ्रेट तो है लेकिन उसे हम कहीं ना कहीं यूनिक ट्रीट करते थे उस टाइम पे, उन्हें उस पर्सन को यूनिक मान लेते थे, जो भी मैड पर्सन होता था उस टाइम पर उसको क्यों उसे यूनिक मानते थे, क्योंकि जो उसकी थिंकिंग होती थी वो यूजुअल पीपल से थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, लेकिन वो फ्री थे, वो फ्रीली रोम करते थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कि उन्हें बांध के रखते थे, वो फ्रीली घूमते थे, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिलता था, मतलब कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी या फिर कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिल रहा था। तो ये बात करते हैं, लेकिन जब हम ये बताते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे उनको किस तरीके पर ट्रीट करते हैं, तो ये बोले कि प्रेजेंट टाइम पे इनको प्रिविलेज मिलती है, मतलब प्रिविलेज वे में रखते हैं, इनके लिए हॉस्पिटल्स हैं। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हॉस्पिटल की जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके फेवर्स में नहीं थे बिल्कुल भी। यहाँ पे बोलते हैं कि हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं जिनमें कहीं ना कहीं उनके अंदर चीज़ों को इंजेक्ट करा जाता है, या फिर यहाँ पे क्योर करने की बात होती है कि उनको कोई डिप्रेशन है उसको क्योर करेंगे, या फिर उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, इन ह्यूमन वे में उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो फूको है, उनके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट टाइम का जो ट्रीटमेंट है वो कैसा है, ये उनके अकॉर्डिंग एक बैड ट्रीटमेंट है। पहले के टाइम पे जो था वो उनके हिसाब से बहुत सही था, लेकिन अब उसको एक बैड तरीके से उन्होंने दिखा दिया है। ये बोलते हैं कि जो प्रीवियस टाइम था दैट वाज बेटर देन टुडेज टाइम, क्योंकि उस टाइम पे लोग फ्री थे, रोम करते थे, इवन उनको मानते थे कि इनके पास कुछ ऐसी विजडम्स हैं। तो वहाँ वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। सेकेंड जो इनका कॉन्सेप्ट है वो है इवेल्युएशन ऑफ मेडिसिन। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है जो इनको आप लिटरेचर में यूज़ करोगे, लेकिन हाँ इन्होंने इन चीज़ों की बात करी है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि इनके फादर एक सर्जन थे, तो वो इसीलिए जो फूको है कहीं ना कहीं इसीलिए मेडिसिन से बहुत ज़्यादा क्लोज है। और फूको ने इस वर्क में या फिर इस थ्योरी में जो भी उन्होंने थ्योरी दी है उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको इन्होंने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया है, क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करी है कि ये चीज़ें गलत होती है। इन्होंने बोला कि जो डॉक्टर होते हैं वो अपने पेशेंट को कैसे देखते हैं, वो अपने पेशेंट को एक ऑब्जेक्ट की तरीके से देखते हैं। कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको इंसान की तरह नहीं देखते कि कोई ह्यूमन आया, वो उसको इस तरीके से सिंपैथी दिखाते हैं, इस तरीके से उसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल्स में अलग अलग लाइन्स होती हैं, अगर आप प्राइवेट में भी जाते हो या फिर गवर्नमेंट में भी जाते हो, अगर आप ज़्यादा पैसे पे करोगे आपको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कम पैसे तो कम तरीके से। मतलब ये क्या हुआ कि पैसों के हिसाब से आप ह्यूमन को जज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इंसान को आप एक ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर रहे हो। नेक्स्ट अगर हम इनकी थ्योरी की बात करें, जो कि इनकी थर्ड थ्योरी है जिसमें उन्होंने बात करी है
पेनोप्टिसिज्म की। मैंने अभी आपको बताया था कि इनका पेनोप्टिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या बात करी है, इसमें इन्होंने बोला कि जो अथॉरिटी होती है ना, जैसे एक प्रिजन है, लगा लीजिए एक प्रिजन है, ये मैंने बार बना दिया, इसके पीछे कोई पर्सन है। अब ये पर्सन नहीं देख सकता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब उस जेल के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर एक कोई हेड है ना उस जेल में, कोई जेलर है, वो इसको भी देख सकता है। वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसकी नज़र उन सब पे है। तो ये क्या है कि ये नहीं देख सकते लेकिन इसकी नज़र सब पे है। तो ये होता है पेनोप्टिसिज्म। एक ऐसी, एक तरीके से आप सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कैसी भी चीज़ें कर रहे हो, हर एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं जज करी जा रही है, ऑब्जर्व करी जा रही है। उसकी बात ये करते हैं पेनोप्टिसिज्म की। फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ में इन्होंने बात करी है डिस्कोर्स की। इन्होंने डिस्कोर्स की बात भी करी है। डिस्कोर्स में ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि जो भी डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है कि आप बातचीत कर रहे हो, आप एक तरीके पर डिबेट कर रहे हो या फिर अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स में इन्होंने क्या बात करी है, इन्होंने बोला कि जो डिस्कोर्स है वो फ्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर डिस्कोर्स करना है, आप कोई बातचीत करना चाहते हो तो वो जो आपका जो डिस्कशन होगा वो फ्री है, नहीं, ऐसा नहीं है, आपका डिस्कशन फ्री नहीं है। क्यों? अगर आपको स्कूल में ये बोला गया कि आपको एक डिबेट करनी है या फिर आपको डिस्कस करना है किसके बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, ठीक है, सेक्सुअलिटी के टॉपिक को उठा लेते हैं क्योंकि इनका वर्क ऐसा ही है। तो इन्होंने बोला जब आप बात करते हो सेक्सुअलिटी की और आपको इसके ऊपर कहीं पर डिस्कस करना है तो क्या आप फ्री हो? क्या आप फ्री हो? सीरियसली आप फ्री हो कि आप सेक्सुअलिटी के ऊपर अपने सही व्यूज़ को प्रेजेंट कर पाओ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जब स्कूल में हो या फिर आप जब कहीं पे बात कर रहे हो, आपके माइंड में, एट द बैक ऑफ योर माइंड क्या चल रहा है कि आपकी चीज़ों को यहाँ पे जज किया जाएगा, आपकी चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आप फ्रीली होके ये नहीं बता सकते कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो या फिर आप उस आर्ग्यूमेंट में, डिबेट में क्या इनपुट दे रहे हो। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आप फ्री नहीं हो, सोसाइटी कहीं ना कहीं आपको जज करेगी। तो ये क्या है कि डिस्कोर्स के लिए भी आप फ्री नहीं हो। डिस्कोर्स भी कैसा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी उसे कंट्रोल करती है आपकी कि आप किस तरीके से बोलोगे। तो ये कुछ इनके मेन आइडियाज़ थे। थ्योरी ऑफ मैडनेस की बात करी है इन्होंने, इवैल्यूएशन ऑफ मेडिसिन की बात करी है, पेनोप्टिसिज्म इंपॉर्टेंट है, एंड देन आपका डिस्कोर्स की बात इन्होंने करी हुई है। इसको छोड़ने के बाद इनके 2-4 और कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लिए काम के नहीं है। तो जितना आपके लिए काम का है आपको बस उतना ही ध्यान रखना है। फालतू की चीज़ की रामायण में फंसते जाओगे तो बहुत सारा सिलेबस है, आप कवर नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को। अगर मैं अब कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ज़रूरी हैं, जब आपने पेपर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। 2011 में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था पेनोप्टिसिज्म का, कि ये किसने दिया है। तो ये फूको का है। आपने अभी भी देख लिया कि ये फूको का वर्क है, फूको ने इसके बारे में बताया है। 2013 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें बता रखा था कि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी जो है, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये किसका वर्क है। तो ये आपको पता है, ये फूको का वर्क है। देन आपके पास 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पे ये पूछा हुआ था कि आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसका वर्क है। तो ये आपका फूको का वर्क है। मैंने अभी अभी आपको बताया था इनके वर्क्स में, ये रहा, ये रहा हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये रहा। तो आप देखते चलो कि इनके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, फिर आप ऐसा नहीं सोचना कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। 2016 में भी क्वेश्चन आ रखा था डिस्कोर्स के ऊपर, डिस्कोर्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो डिस्कोर्स की बात मैंने अभी अभी करी है, ये रहा डिस्कोर्स, ये रहा डिस्कोर्स की बात हमने अभी अभी करी है। देन आपके पास आया था कि आपका आया था 2014 में, अच्छा ये मैंने यहाँ पे बता दिया 2014 का। देन आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था एक बार 2016 में, एक क्वेश्चन और आया था, क्योंकि अलग अलग बैच में आपके पेपर होते हैं, आपका 2 बैच होते हैं और एक ही साल में आपके पास, जैसे जून का बैच होता है, दिसंबर का बैच होता है। तो इसमें आया हुआ था सेक्सुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन, सेक्सुअलिटी पॉइंट्स टू डिस्कोर्स। ये डिस्कोर्स से है। मैंने भी आपको बोला कि जब आप डिस्कोर्स करते हो, डिस्कशन भी कर रहे हो, तभी भी आप फ्री नहीं होते हो। तो इसमें आपको बताना था, इसमें आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, जैसे कि इसमें किन चीज़ों से ये कनेक्ट हो सकता है। तो एंथ्रोपोलॉजी है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था इसीलिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दूँगी। एंड आपका साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी से था, एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्ट नहीं था।
एंड यहाँ पे आपका मेडिसिन, क्योंकि ये मेडिसिन से कनेक्टेड थे तो मेडिसिन भी आ जाएगा, बस ये इसमें नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपने नोट्स को बनाते चलना। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जब हम बात करेंगे कुछ मूवमेंट्स की। एंड या बाय बाय।